हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम स्वागत करते हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। तो ये क्या है गाइज, लेक्चर नंबर 2 है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेक्चर 2। तो कोई बात नहीं, टीम बना रही थी, मैंने सोचा यही थंबनेल यूज कर लेते, क्या ही दिक्कत है। तो आज हम बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो आपका वेलकम करते हैं माइंड स्पार्क सीरीज में। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बैच इज गाइज ना, ये टोटली फ्री है उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं आईआईटी 2026 की। और इसके साथ ही आपको डीपीपी और लेक्चर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, विद्या हिस्ट या तो वेबसाइट पे जाना है या टेलीग्राम कम्युनिटी पे जाना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं भी कुछ शुरुआती दिन में वेबसाइट अभी लाइक मेंटेनेंस पे होगी, काम भी नहीं करी होगी, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लाइक टेलीग्राम कम्युनिटी पे जा सकते हो। पिछले लेक्चर में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन तक करके दिखा था। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो मैं आपको, मेरा तो आपको असूल पता ही है। असूल मेरा ये है, कोई भी जब मैं रिएक्शन, कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन कराने, टॉपिक खत्म होते ही पानी पीना, और ब्लैंक स्लाइड पे सब कुछ लिख के बताना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसे। तो सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है, ये रेट के यहाँ पे एम की जगह सेकंड आएगा, तो ये कि 2 की पावर में चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि डी टी, यहाँ कर लेते हैं। आपको जैसे कब पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देख सकते हो, एक्स रेस टू पावर n+1 बाई में n+1। तो यहाँ पे है आर रेस टू पावर -2 का अगर हम मैं इंटीग्रेशन करूँ ऐसे, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा आर रेस टू पावर 2+1 बाई में 2+1, यहाँ की मेरे पास आ जाएगा -1 ऑफ आर। तो ये आएगा, तो एक माइनस मेरा पहले से ही था वहाँ पे। तो मेरा यही आ जाएगा 1 ऑफ आर। ये कहाँ से कहाँ तक जाना है, मुझे ए नोट से ए तक जाना है, ए नोट से ए, और ये जाना है 0 से टी। तो ये आ जाएगा मेरा 1/ए, -1/ए नोट इज इक्वल टू के टी। तो 1/ए आ गया मेरा 1/ए नोट प्लस के टी से। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं एट एनी स्पेसिफिक टाइम। आई होप ये आपको कवर हुआ होगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ से आपने किया, ये आपके पास आया इंटीग्रेट करने के बाद। हाफ लाइफ होता है जस्ट टी। यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूँ तो हाफ लाइफ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ A0/2 हो जाएगी 1/A0 और के टी हाफ। तो ये हो जाएगा मेरा 1/में A0 इज इक्वल टू के टी हाफ आ जाएगा 1/के A0। तो टी हाफ तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, मैंने टी हाफ बता दिया क्या है। तो आप उसमें जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू आधी कर दो, तो आप यहाँ पे यूनिट देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो किसके किसके बीच में, टाइम और 1/A0 के बीच में। तो अगर मैं 1/A0 और टाइम का ग्राफ यहाँ पे देखूँ, तो क्या आएगा, मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देख लेता हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो यहाँ एग्जांपल, हमारा एग्जांपल नंबर क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एन एल्कली, जिसको हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और एक ये है जैसे कि CH3COC2H5, यही है वो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। NaOH CH3COONA प्लस C2H5OH।
तो जो हमारा रेट है ये इस पे भी डिपेंड करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे डिकम्पोजिशन हमारी सेकंड ऑर्डर है, कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। तो ये आई होप आपको कवर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने आपको यहाँ ग्राफ बनाया हुआ था और मैंने आपको दिखाया भी था, तो ये आप ग्राफ देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू, जैसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपने देखा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, मैं यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन करके ही दिखा देता हूँ भाई लोगों आपको। ये था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, ए नोट माइनस ए जीरो माइनस के टी। तो यहाँ पे मेरा ए आ जाता था ए नोट माइनस के टी। तो मेरा ग्राफ आता था ऐसा। अगर मैं एल एन ए वर्सेस टाइम का बनाऊं, तो एल एन ए वर्सेस टाइम का अगर मैं बनाऊंगा, तो एल एन ए नोट माइनस के टी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ एलन आया तो कुछ ऐसी ऐसी वैल्यूज आती हैं। सिर्फ मैं एक तरफ एलन, तो ये आपका है कंप्यूटराइज्ड ग्राफ है, कंप्यूटराइज्ड ग्राफ। जस्ट आपको इसके बारे में सोचना है, और आपको कोई ये मान लो कि एक्स्ट्रा ही थिंग है, क्योंकि ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, या आप सेकंड ऑर्डर का देख सकते हो। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जैसा कि मेरी परंपरा प्रतिष्ठा है, टॉपिक खत्म होते ही पानी पीने का, तो वो मैं अपनी कंटिन्यू रखता हूँ। क्यों गड़बड़ाहट करें भाई, मेरी परंपरा प्रतिष्ठा कंटिन्यू ही रहनी चाहिए। क्या बोलते हो बच्चों, रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए कि नहीं? आप भी थोड़ा ब्रेक लेते रहिए, एंजॉय यार, पढ़ते टाइम एंजॉय जरूरी है, बट ज़्यादा नहीं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। मैंने जैसा पहले डिस्कस किया था, टेम्परेचर से बढ़ता है। इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन ग्रेटली इंक्रीज दी रेट। थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाना रेट को बहुत चेंज कर देता है। दिस इज बिकॉज टेम्परेचर इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है ना, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो कोलिजन, कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज हो गया तो रेट इंक्रीज होता है। व्हाई डज इंक्रीज? तो हायर टेम्परेचर हायर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल मूव फास्टर, कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। अगर कोलाइड, जैसे ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव एनर्जी, तो एक्टिवेशन से ज़्यादा एनर्जी होगी, तो यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो यानी कि फास्टर रिएक्शन होगी। तो ये एक हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है, ए इज टू ई रेस टू पावर आर टी। इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? क्या आया था हमारे पास? ठीक है, जो भी टाइम। तो यहाँ पे मैं एल एन के कर लेता हूँ। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो एल एन के बाई ए हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो अगर मैं यहाँ से ये सॉरी टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो मैं अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट देखूँ तो इनका क्या आ जाएगा मेरे पास, वन अपॉन ई ए माइनस एल एन के बाई ए। अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा -2.303 अपॉन ई ए लॉग ए बाई ए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा सारा। ए क्या है? अर्हेनियस कांस्टेंट। ई ए, सॉरी गाइस,
हाँ तो क्लियर है। तो ई ए क्या है? ई ए है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ रे, तो ई ए अपॉन आर टी था ना, तो ई ए अपॉन आर टी था। तो यहाँ पे ई ए अपॉन आर टी था, तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर ई ऐसा आएगा ना, फिर ऐसा आएगा। तो आई होप ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी टी टेम्परेचर ई नेचुरल लोगरिथम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा हमारे पास ग्राफ आता है वाई जुड़ो एम एक्स प्लस सी का, और जिसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ई ए अपॉन आर। और इंटरसेप्ट क्या होता है इस ग्राफ का? इंटरसेप्ट होता है एल एन ए। तो हम एक बार ग्राफ बना सकते हैं एल एन के वर्सेज वन अपॉन टी का। तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, जिसका स्लोप होगा माइनस ई ए अपॉन आर। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, के टू अपॉन के वन इज टू ई ए अपॉन में आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इफेक्ट इन सिंपल टर्म्स, टेम्परेचर इंक्रीजेज ऐसे इंक्रीज करता है, सो के इंक्रीजेज हेंस रेट इंक्रीजेज। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली कैसा होता है? एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स ऐसा होता है, देखो कोई भी रिएक्टेंट है ऐसे, ये है स्टेबल। मैं वहां पे आपको अनस्टेबल रिएक्शन का बताया था ना, यहाँ मान लिया कि रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ी ना इसको करवाने के लिए, इसको मैं बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेट क्या बढ़ता है? बढ़ जाता है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? रिएक्टेंट विद लो ये आर फास्टर, कैटालिसिस लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी आपको पता ही है। तो हम पढ़ते हैं, अब आते हैं हम कोलिजन थ्योरी। अब हम किसकी बात करते हैं? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बताऊं, ये एक पहली बात तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और कोलिजन थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आईआईटी क्या पूछता है। आईआईटी मैंने एक तो आपको रेट का बताया था, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, वहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। फिर आता आपका टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर भी। फिर ये कोलिजन थ्योरी आता है, कोलिजन थ्योरी से जहाँ पे आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको कोलिजन थ्योरी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, कोलिजन थ्योरी। और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत करो कि अगर कोई सोच रहा हो टेम्परेचर के बाद तो सर आपने क्वेश्चन नहीं कराए, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ले रखे वो देख लेते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या बताती है? कोलिजन थ्योरी हमें बताती है कि क्यों और कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है मोलिकुलर लेवल पे। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई केमिकल रिएक्शन अक्कर एट दी मोलिकुलर लेवल। मोलिकुलर लेवल पे कैसे होती है, हाउ, और क्यों होती है, व्हाई। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट कोलाइड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। कोई भी रिएक्शन होने के लिए, फॉर एनी रिएक्शन टू टेक प्लेस, प्लेस रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट कोलाइड, मस्ट कोलाइड। आई थिंक कि आपको क्लियर हो। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट। कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनको क्या करना चाहिए? कोलाइड करना ही होगा, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। ओनली इफेक्टिव कोलिजन, उनके बीच में जब इफेक्टिव कोलिजन होगा वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अगर नॉन इफेक्टिव कोलिजन होता है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन अगर हुआ तो प्रोडक्ट क्या होगा? नहीं बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। और दूसरा क्या है, फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या था, जब एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। तो वो तो मैंने बताया ना, जब एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको वैसे बता दी है। एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो मिनिमम एनर्जी जो होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है वही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इवन इफ मॉलिक्यूल कोलाइड्स दे डोंट हैव इनफ एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं बट इनफ एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन अकर नहीं होगी, और उसी कोलिजन को बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। नॉन इफेक्टिव कोलिजन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए बाई आर टी। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन ये, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू, ये दिया हुआ है। एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से आपका एक ये रिलेशन मिलता है। ये क्या कर रहे हो आप, लर्न पवन स्टार रिलेशन। क्या कर लोगे इसको, पवन स्टार रिलेशन। और आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू जेड इंटू में पी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जेड क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन पर सेकंड, जो कि यहाँ पे पी क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि स्टेरिक फैक्टर, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसी है कि भाई कोई बीच में रुकावट तो नहीं आ रही। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, इन पे क्वेश्चन नहीं है पूछे जाते। फैक्टर अफेक्टिंग कोलिजन, कंसंट्रेशन तो होती है भाई, टेम्परेचर भी होता है, कैटलिस्ट भी होता है, सरफेस एरिया मेजर है, मेजर रोल। लिमिटेशन क्या कोलिजन थ्योरी की, अज्यूम मोलिकुलर हार्ड स्फेयर, ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये गलत बात है। डज नॉट अकाउंट वेल फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अच्छे से नहीं होती है। इम्प्रूव्ड बाय ट्रांजिशन स्टैटिक थ्योरी। कोलिजन आपको पता है, जब एनर्जी ग्रेटर देन ये हुई, इनइफेक्टिव कोलिजन हुआ तो हमारी रिएक्शन जाएगी नहीं। इफेक्टिव कोलिजन तो यानी कि जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो तभी उसको इफेक्टिव कोलिजन बोल सकते हैं। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तभी जाएगी, ओरिएंटेशन खराब हुआ तो नहीं जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन में जाएगी। ये डिपेंड करता है हाई एनर्जी बट एंगल बैड हुआ तो। तो ऑब्वियसली रिएक्शन अगर एनर्जी कमी हुई तो जाएगी ही नहीं, ये हो या ना हो। इफेक्टिव कोलिजन भी होता है, प्रॉपर एंगल भी होता है तो जाएगी। बट अगर इफेक्टिव एनर्जी है बट प्रॉपर ओरिएंटेशन है तभी भी नहीं जाएगी। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। आगे भाई तुम्हारे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों का तुम वेट कर रहे थे सर, आप तो हर स्लाइड में क्वेश्चन कराते हो, आज क्वेश्चन क्यों नहीं लेके आए, तो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो क्या लाए आपके लिए क्वेश्चन, if the time required to decompose SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60, t half क्या दे रखा है, 60 minutes, and the decomposition is first order, then calculate the rate constant। तो रेट कांस्टेंट आपको पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, 0.693 बाई टी हाफ। तो के आ जाएगा आपका 0.693 बाई 60, सेकंड में करेंगे तो ऐसे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इट टेक्स 5 minutes for the initial concentration to become this, how long
विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम। तो आपको पता है भाई, उसका ऐसा होता है, एल एन माइनस के टी। तो एल, इसका डिप होता है ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेस्ट पावर माइनस के टी। क्लियर आपको? तो अगर हम टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है, के को अगर मैं दिखाऊं तो -1/t ln ए अपॉन में ए नोट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लोगारिथम के फॉर्म में, अगर मैं बात करूँ तो -1/t 2.303 अपॉन ln a/a नोट। अगर मैं माइनस साइन हटाना चाहूँ तो ऐसा होता है मेरे पास 2.303 अपॉन में टाइम ln a0/a। तो मेरे पास 0.6 से 0.4 जा रहा है, तो और के इज इक्वल टू 2.303 5 मिनट में जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा ln 6/4 यानी कि 3/2। और फिर मेरे पास सेम के है, हाउ लॉन्ग, ये 2.303/5 ln, ये बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 2। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को, ये टाइम है तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ln 3/2/5 डिवाइडेड बाई ln 2/t इज इक्वल टू 1। तो ln 2/t इज इक्वल टू ln 3/2/5, टी आ जाएगा मेरा 5 ln 2 डिवाइडेड बाई ln 3/2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्पेस थोड़ा मैंने कम यूज़ किया है, सॉरी फॉर दैट गाइज। मैं सोच रहा था कि एक ही पे समझा दूं आपको ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे। तो परंपरा प्रतिष्ठा के अनुसार थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, अभी तो टाइम है काफ़ी, 4 क्वेश्चन बचे हैं, 1 घंटे का तो लेक्चर हो जाना चाहिए ना भाई। हमारी ये रिएक्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। The flowing were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume। आपको बताना रेट कांस्टेंट बताना हमें। तो टोटल प्रेशर पहले इतना था, तो हम आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रेशर से भी इनका बता सकते हो। तो प्रेशर को एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे बोल रखा है इन्होंने। प्रेशर को फिर कंसंट्रेशन से कैसे देखते हैं हम? तो अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम, हमारी कंसंट्रेशन थी सी एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, ये 0 ये 0। अगर अब यहाँ पे हमारी हो जाती है, एक्स बनता है, मान लिया यहाँ ए था, यहाँ मेरा एक्स बना, ये एक्स बना तो ये 2x बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरा a-2x। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। क्लियर है गाइज? तो मेरे को, मेरे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट का अगर मेरे पास मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानूँ तो k इज इक्वल टू 2.303 ऑन टी log a-2x अपॉन में x। मेरे पास के, वो तो के तो मैं डिवाइड कर लूंगा, अगर मैं टाइम की अलग अलग वैल्यू कर दूं तो टे तो के तो मेरा कैंसिल हो सकता है। टाइम मेरे पास गिवन है एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे मेरे पास। अब मुझे अगर मैं कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिलेट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अब बात करते हैं कंसंट्रेशन को प्रेशर से कैसे हमको करना है। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन में वॉल्यूम।
तो मास अपन में वॉल्यूम हमारे पास प्रेशर होता है, और कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। और मोल्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन। मोल्स क्या होता है हमारे पास? मास अपॉन में मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। तो इतने वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ? मास बाय वॉल्यूम को प्रेशर बोल सकता हूँ। कंसंट्रेशन हो गया मेरा प्रेशर अपॉन मोलिकुलर मास। ये तो किसी का भी कांस्टेंट रहेगा, तो मैं डायरेक्टली वहां पे पुट कर सकता हूँ इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर करके। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है? सोल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। तो इसकी बात करते हैं हम। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर पूछा है, इन विच सेकंड ऑर्डर का हम देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर हमारे पास ऐसी आती है, प्लस के टी, in which both the reactants have same concentration. Consider 20% of the reaction is complete in 500 सेकंड टाइम रिक्वायर्ड टू। सिंपल है, 20% चली गई तो यानी कि हमारे पास अ, कितना बचेगा? तो यानी कि मेरा, अगर ए से 20% चली गई तो यानी कि यहाँ मेरा ए बाई 4 बचा। तो ये तो सिंपल है। तो अब मेरा हो जाएगा 4/A = 1/A0 प्लस के टी। 3/A के टी। मेरे पास टाइम भी दे रखा है, तो यहाँ पे मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो ये मेरा अगर 50 सेकंड में हुआ है, 3/A = 500 सेकंड इंटू में के। तो ये मेरी मान लो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब मुझे 60% कंप्लीशन करना है। 60% कंप्लीशन का मतलब है कि अगर मेरा 60% चला गया तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचना चाहिए A/2, यहाँ पे बचना चाहिए। नहीं, सॉरी, अगर मेरा ए था तो ए अगर मेरा 60% चला गया तो 40% बचना चाहिए ना, तो मेरा 2A/5 बचना चाहिए। और यहाँ पे भी A/4 नहीं बचेगा। अगर मेरा 20% चला गया तो मेरा बचेगा 4A/5। सॉरी गाइज, तो यहाँ अगर मेरा 4A/5 बचा है तो यानी कि 5/4A। तो अगर ये माइनस में जाएगा यहाँ पे, 1/A था, तो 4A/5 में से 1A0 में से 5/4A0 -1/A0 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा A0/4A, 1 में 4A0 और 500 के। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया। अब मेरा आना चाहिए, कितना बचना चाहिए यहाँ पे? अगर 60% मेरी रिएक्शन होती है तो 2A/5 बचना चाहिए। तो 2A/5 -1/A और टी के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 बाई नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। यहाँ आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करें अगर रिएक्शन की, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं क्या है। 1 ऐसा होता है, 1/A0 प्लस के टी। मेरी रिएक्शन गई है 20% कितने? 50, 500 सेकंड में गई है। तो देख लेते हैं 20% का है क्या। अगर मेरी ए से 20% रिएक्शन गई तो 4A/5 मेरे पास बचना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4A/5, यानी कि 5/4A 1/A प्लस RT। तो ये आ जाएगा मेरा 1/4A मेरा बचेगा, इज इक्वल टू 500 इंटू में टाइम। अब मेरी 60% रिएक्शन चली गई। 60% तो मेरे पास बचना चाहिए 2A/5, यानी कि 5/2A इज इक्वल टू 1/A
प्लस आर टी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3/2a इक्वल टू आर टी। तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइडेड बाई सेकंड। तो 1/4a इंटू में 2a अपॉन में 3 इज इक्वल टू 500, सॉरी यहाँ पे भी मेरा आर आएगा और 500 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा मेरा टी इज इक्वल टू 6 इंटू में 500, यानी कि 3000 सेकेंड लगेंगे मुझे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाउ इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा दूँ हाउ टेम्परेचर पे कैसे चेंज करता है, जो कि हमने पहले देखा हुआ है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर इससे ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। कैसा है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ये अपन में आर टी, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ आप टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो। तो आप दो आपके पास इक्वेशन है, जैसे कि हाउ इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस देन सो दैट द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो रेट बिकम्स नियरली डबल। तो यहाँ पे हमको पूछ रखा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है तो रेट डबल हो रहा है कि, जैसे कि यहाँ पे आपका K1/K2 था और E A अपॉन आर 1/T2 माइनस 1/T1। तो रेट डबल हमारा एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे ये 50 आर है। तो हम यहाँ पे T2 की अलग वैल्यू डाल के T1 की अलग वैल्यू डाल के देख सकते हो। ये आप होमवर्क में करोगे तो मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हैं आपके पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। चैप्टर क्या हो गया आपका गाइस, चैप्टर हो गया यहाँ पे, पूरा चैप्टर हो गया डन। तो चैप्टर डन है तो होमवर्क मैं दे देता हूँ। चैप्टर डन है तो चैप्टर की डीपीपी हो जानी चाहिए। चैप्टर की डीपीपी करने के बाद आप क्या करोगे, चैप्टर के नोट्स आपके बन जाने चाहिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देंगे। जस्ट मुझे कमेंट आना चाहिए कि भैया प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यस सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दो। यहाँ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है सारे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइट वाली जो रिएक्शन होती हैं वो लाइट पे, कैटलिस्ट क्या करता है, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सब यहाँ पे गिवन है। हर एक रिएक्शन का ग्राफ है। थैंक यू बच्चों। तो आप पूरा लेक्चर एक बार देखो, सारे ग्राफ करो। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और इसका डीपीपी प्लस नोट्स आप ले सकते हो टेलीग्राम कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर मेंटोरशिप, फॉर मेंटोरशिप यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। तो बाय बाय बच्चों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही विद्या हिस्ट के पूरे बैच से जुड़े रहना है और आपको हर चीज रिवाइज करते रहना है। बाय बाय गाइज।